हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वाली वीडियो में हम BEGE 141 जो हमारा ये सब्जेक्ट कोड है अंडरस्टैंडिंग प्रोज के नाम से, तो जो हमारा एग्जाम अभी हुआ था जून 2023 में, तो आज हम अपना ये वाला क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये वाला हमारा एग्जाम होता है ये हमारा 100 मार्क्स का होता है और इस वाले पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, A, B एंड C। देखिए जो यहाँ पे सेक्शन नंबर A है वो हमारा शॉर्ट नोट्स के ऊपर होता है। इसमें देखिए हमको ये 4 शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं जिनको अभी मैं आपको कराती हूँ। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या है, फिगर ऑफ स्पीच, कि क्या होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच मतलब आप सबने पढ़े होंगे, हिंदी में इसको अलंकार बोलते हैं। जैसे बहुत सारे अलंकार होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो मतलब इस टाइप से हम उन सभी को यहाँ पे इंग्लिश फॉर्म में करेंगे। तो अभी हम देखते हैं अपना फर्स्ट आंसर फिगर ऑफ स्पीच का। तो ये देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच। तो देखिए इसमें फर्स्ट हमारा जो है वो है स्माइल। मतलब कि जो ये स्माइल होता है इसका मतलब क्या होता है, उपमा अलंकार इसको हम बोलते हैं। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं कोई भी दो डिफरेंट टर्म्स के बीच में। उसमें हम मतलब इस स्माइल्स में जैसे कि हम हिंदी में उपमा अलंकार होता है, हम उसमें लाइक, जैसा, उसके समान, मतलब ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में भी हम ऐसे लाइक और एज वर्ड का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए एज स्वीट एज हनी, मतलब मीठे बनो शहद के समान। तो मतलब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना करके हम यहाँ पे डिनोट करते हैं अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेटाफर। मेटाफर का मतलब यदि हम देखें तो ये होता है, इसका मतलब रूपक अलंकार। इसमें भी हम मतलब कंपैरिजन ही करते हैं हम इसमें, बट हम इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हमको यहाँ पे नहीं करना होता है एज यूजुअल एज स्माइल। यहाँ पे हम मतलब ऐसे कनेक्टिव्स का यूज हम नहीं करेंगे, कैरेक्टर्स का यूज हम नहीं करेंगे लाइक और एज का, बट हम यहाँ पे सीधा हम यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है इमेज। मतलब इमेज में क्या होता है, कुछ विजुअल पिक्चर्स होती हैं जिनको जो राइटर होता है वो उसको वर्ड और फ्रेज के रूप में वहां पे सबको यूज करके दिखाना चाहता है। जो राइटर होता है वो यहाँ पे इमेजिनरी, मतलब वो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करता है, बहुत ही इफेक्टिव अपनी इमेजिनेशंस को दिखाने के लिए। और ये जो इमेज होती है ये भी इन द फॉर्म ऑफ स्माइल और मेटाफर के रूप में ही लिखी जाती है। उसके बाद है सिंबल। सिंबल देखिए जैसे कि कहा गया है कि जो एक डव होता है वो सिंबल ऑफ पीस है। मतलब यहाँ पे एक सिंबल बना दिया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग या फिर किसी मतलब ह्यूमन बीइंग को। तो मतलब यहाँ पे उसको एज ए सिंबल्स यूज किया जाएगा, तो उसी को कहेंगे हम सिंबल, जिसको हम एज ए लिटरेरी वर्क में हम जिसको यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन। मतलब किसका मतलब क्या है कि मानवीयकरणीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार, जिसमें जो मतलब जो राइटर होता है वो किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को जो राइटर होता है वो उसके एज ए ह्यूमन दिखाना चाहता है हमको। तो यहाँ पे वो मतलब मानवीकरण कर देता है अपनी किसी भी बात का, जो राइटर होता है वो। इसके अलावा देखिए जो राइटर होता है वो यहाँ पे स्पीक्स ऑफ समथिंग विच इज नॉन ह्यूमन एज इफ इट वर ह्यूमन। मतलब कोई चीज मतलब नॉन ह्यूमन है बट उसको राइटर एज ए ह्यूमन हमको दिखाता है। उसके बाद देखिए नंबर 6 जो है वो है हाइपरबोला। हाइपरबोला मतलब क्या होता है, हाइपरबोला मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बताना किसी चीज को, जैसे कि मतलब कि उस पर इम्फेसाइज डालेंगे हम, या उसमें कॉमिक इफेक्ट भी हमको देखने को मिलता है और इसमें बहुत बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है देखिए अंडरस्टेटमेंट और लाइटोटिस। देखिए इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कटाक्षपूर्ण बात यदि कोई कहता है तो मतलब वो हमारा अंडरस्टेटमेंट के अंदर ही आता है। और ये हाइपरबोला का ये अपोजिट होता है, क्योंकि हाइपरबोला में तो बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, बट अंडरस्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद जो लास्ट हमारा है वो है हमारा यहाँ पे आयरनिंग। मतलब इसकी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच होती है ये। और इसमें मतलब कोई भी बात व्यंग रूप में कही जाती है
मतलब कि जैसे कि वर्ड या फ्रेजेस हो गया, उसको यहाँ पे उसका मीनिंग या उसके बहुत सारे मीनिंग हमको देखने को मिलते हैं, जो कि उसके मतलब हर सरफेस को दिखाती है। और जो रीडर होता है वो इस एबल हो जाता है कि वो इस हिडन मीनिंग को भी आराम से जान लेता है, और वो इंजॉय करता है प्लेजर और रिलीफ को। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब हम करेंगे अपना हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो है एक्सपोजिटरी प्रोज। इसको देखते हैं हम अभी। ये देखिए, उन्होंने पूछा हमसे एक्सपोजिटरी प्रोज क्या होता है। तो यदि हम बात करें एक्सपोजिटरी प्रोज की, तो ये क्या होती है। देखिए, ये जस्ट राइटिंग होती है जो कन्वे करती है इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का, मतलब ये हमको बताती है कोई भी इंफॉर्मेशन। यदि हम बात करें एक्सपोजिटरी प्रोज की, तो ये राइटिंग स्टाइल होता है जिसमें जो राइटर होता है वो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है प्रॉपर तरीके से और हम सबको बताता है, वो एक्सपोज करता है अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो यही होती है हमारी एक्सपोजिटरी प्रोज। ये इजी टॉपिक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है सी पार्ट। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे हम अभी डिफरेंस करेंगे बायोग्राफी में और ऑटोबायोग्राफी में। देखिए, यदि हम डिफरेंस की बात करें बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में, तो जो बायोग्राफी होती है वो एक डिटेल्ड अकाउंट होती है किसी पर्सन की लाइफ का, जिसे कोई और लिखता है। बट जो ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद से लिखी होती है, ये आत्मकथा होती है और इसको हम जीवनी बोलते हैं। मतलब बायोग्राफी कोई और लिखता है किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में। जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो खुद दमसेल्फ, मतलब कि वो खुद के द्वारा लिखी जाती है अपने ही ऊपर। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बायोग्राफी होती है वो कैन बी रिटर्न्स विद ऑथोराइज्ड या विदाउट परमिशन भी ये लिखी जा सकती है। बट यदि हम बात करें ऑटोबायोग्राफी की, तो ये खुद से लिखी जाती है और इसके लिए हमको कोई भी ऑथराइजेशन की हमको नीड नहीं होती है। इसके अलावा जो बायोग्राफी होती है वो कंटेन करती है इन्फॉर्मेशन को जो कि कलेक्ट की गई होती हैं पर्सन के द्वारा, जो कि उसको लिख रहा है वो उसको अलग अलग सोर्सेज से उसको इकट्ठी मतलब लेता है इन्फॉर्मेशन को और उनको लिखता है। यदि हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो जो राइटर होता है वो खुद से ही लिखता है, तो यहाँ पे वो अपने ही लाइफ के फैक्ट्स के बारे में बताता है, अपने ही वो वे यहाँ पे दिखाता है सबको, रीडर्स को। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ पे 4 डिफरेंस जो हमारा है, वो ऑटोबायोग्राफी में जो ऑथर होता है वो फर्स्ट नैरेटिव या फर्स्ट पर्सन का यूज करता है, जैसे कि आई, मी, वी, ही, शी, इट। बट जो ऑटोबायोग्राफी में यदि हम देखें तो ऑटोबायोग्राफी में जो राइटर होता है वो, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये ऑटोबायोग्राफी में तो आई, मी, वी, ही, शी यूज करेगा यहाँ पे फर्स्ट नैरेटिव। बट जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी में जो लिखने वाला जो राइटर होता है वो थर्ड पर्सन यूज करेगा यहाँ पे लिखने के लिए। इसके अलावा देखिए, जो पर्पस होता है बायोग्राफी लिखने का वो क्या होता है, टू इन्फॉर्म द रीडर्स, मतलब रीडर को बताना उस पर्सन के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में। बट जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसका मतलब क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को बता रहा है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को बता रहा है कि क्या उसने अचीव किया, क्या उसने खोया अपनी लाइफ में। तो जो नैरेटिव या नरेटर होता है या जो राइटर होता है वो अपनी ही लाइफ के बारे में लिखता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। तो ये हमारे डिफरेंस थे ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है लेटर राइटिंग एज ए फॉर्म ऑफ प्रोज। तो जो लेटर राइटिंग होती है हम उसको एक फॉर्म कैसे मान लें कि वो प्रोज की एक फॉर्म है। तो देखिए इसका आंसर, देखिए लेटर राइटिंग कैन बी कंसिडर्ड एन आर्ट। जो लेटर राइटिंग होती है उसको हम एज ए आर्ट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं लैंग्वेज का, कम्युनिकेशंस का एक बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब हम एक एक्सप्रेसिव वे यूज करते हैं अपनी बात को कहने का। यदि हम एक लेटर की बात करें तो एक लेटर जो होता है वो बहुत सारे इमोशंस रखता है, आइडियाज रखता है और एक बहुत ही पावरफुल वे होता है टू कनेक्ट विद अदर्स करने का। इसके अलावा जो लेटर राइटिंग होती है एक बहुत ही अच्छी स्किल होती है और ये मतलब हमको डाटा देती है, मतलब जो कि हमें एज ए प्रोज हम प्राप्त कर सकते हैं, या एज ए प्रोज हम मतलब अपने इंफॉर्मेशन को हम किसी भी अदर पर्सन के पास हम भेजते हैं ड्यू टू द स्किल ऑफ लेटर राइटिंग। तो हम कह सकते हैं कि जो लेटर राइटिंग होती है वो एक प्रोज फॉर्म होती है कि जिसका यूज करके हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं किसी भी और के सामने।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे हमारा सेक्शन नंबर बी। तो ये देखिए, ये हमारा सेक्शन नंबर बी, जिसमें हमको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से हमको कोई भी 2 क्वेश्चन हमको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। बट मैं आपको यहाँ पे तीनों क्वेश्चन कराऊंगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइटिंग डिटेल नोट ऑन द लाइफ ऑफ एनी फ्रैंक ड्यूरिंग द होलोकास्ट, कि जो एनी फ्रैंक की लाइफ क्या थी ड्यूरिंग द होलोकास्ट, मतलब जब मतलब सत्यानाश या सर्वनाश जब हुआ था, तो उस टाइम पे जो एनी फ्रैंक की लाइफ कैसी थी, ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसको हम अभी करते हैं। तो ये देखिए, एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो एक एग्जाम्पल है कि कैसे मतलब उसने अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स को उसने डाला था। जो एनी फ्रैंक थी वो एक जैस गर्ल थी, जो कि हिटलर नाजी जर्मनी में रहती थी। उसने अपने ट्रॉमा, एगोनी, उसने सब कुछ लिखा है जो कि उसने फेस किया था अपना होलोकास्ट के टाइम पे। जो उसकी डायरी है वो उसके फादर ने उसको गिफ्ट की थी एज द एज ऑफ 13। उसके फादर ने इसको नेम दिया था किटी, इसकी डायरी को नेम दिया गया किटी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो एनी फ्रैंक जो थी वो मर गई थी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ड्यूरिंग द हाइड आउट। मतलब इसको ढूंढ लिया गया था 1944 में और ये मर गई थी। बट जो इसकी डायरी थी वो इसके फादर को मिली थी, और इसके फादर जो थे वो थे ओटो फ्रैंक, और उन्होंने ही इनकी डायरी को द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से इन्होंने इसको पब्लिश कराया था। इसमें जो मतलब हमारे राइटर है एनी फ्रैंक, उसने सब कुछ लिखा है इस डायरी में कि जो 1942 और 1944 में जो भी कुछ हुआ, जो भी उन्होंने देखा था कि किस तरीके से मतलब वहां पे हो रखा था जर्मनी में, तो हर चीज उन्होंने यहाँ पे दिखाई थी। देखिए कैसे मतलब होलोकॉस्ट में क्या हुआ था कि मतलब जीनोसाइड हुआ था। अप्रोक्सीमेट 6 मिलियन यूरोपियंस जो वहां पे जैस थे उनको मार दिया गया था बाय द एडोल्फ हिटलर के द्वारा। इसके अलावा भी यहाँ पे दिखाया गया कि मतलब कितने सारे मतलब लोग जो थे वहां पे जो वहां पे विक्टिम्स थे। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है होलोकास्ट रिलेटेड। इसको आप अच्छे से रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये है एनी फ्रैंक के लाइफ के बारे में कि उन्होंने क्या क्या फेस किया था ड्यूरिंग द होलोकास्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है डिस्क्राइब हाउ द नेटिव्स, द इंग्लिश एंड द ओरवेल हिमसेल्फ रिएक्टेड टू द शूटिंग ऑफ द एलिफेंट, कि जो वहाँ के जो नेटिव्स थे या जो इंग्लिश पीपल्स वहां पे रहते थे या फिर जो ओरवेल था, उसने कैसा फील किया जब उसने उस एलिफेंट को शूट किया। तो मतलब कैसे मतलब उसने उस चीज को हमको बताया है। तो यही हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है ये शूटिंग एन एलिफेंट से लिया गया है। देखते हैं हम इसको अभी। तो ये शूटिंग एन एलिफेंट जो ऐसे है, ये ब्रिटिश राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, जिसको कि सबसे पहले न्यू राइटिंग में पब्लिश किया गया था 1936 में, और इसको ब्रॉडकास्ट किया गया था 12 अक्टूबर 1948 को। तो इसमें जो राइटर होते हैं हमारे ऑरवेल, वो खुद से ही वो अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस को वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उन्होंने एक अग्रेसिव एलिफेंट को देखा था जब वो वर्किंग थे पुलिस ऑफिसर के रूप में बर्मा में। मतलब यहाँ पे उन्होंने पूरा बताया कि कैसे मतलब उन्होंने एलिफेंट को मार दिया लोगों की मतलब वाहवाही लेने के लिए, या फिर अपने आप को वो कायर मतलब वो यहाँ पे अपने आप को साबित नहीं करना चाहते थे, और इसी वजह से वो उनको एलिफेंट को मार देते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी मतलब कि उनकी तारीफ नहीं करता है, बल्कि बाद में उनको फील होता है कि हाँ मैंने गलत किया, क्योंकि वो एलिफेंट अभी अग्रेसिव नहीं था। तो इसको आप देख लेना, यही इसका आंसर है। ये इसमें से आप आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि जो राइटर थे उसको मतलब क्या फील होता है जो उसने उसको मारा था। लास्ट में वो लाइक ए फूल बन के वो रह जाते हैं, सब उसको एक मूर्ख व्यक्ति ही सोचते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है डिस्क्राइब सम ऑफ द पर्सनैलिटीज डेट गांधी जी इंटरेक्टेड विद ड्यूरिंग हिज स्टे विद गोखले, मतलब कौन कौन सी पर्सनैलिटीज के साथ मिले थे गांधी जी जब वो गोखले के साथ रुके थे। ये चीज हमको बतानी है। तो इसका आंसर करते हैं हम अभी। देखिए ये इसका आंसर है कि जो गांधी जी हैं, जब वो पीसी रॉय हु वाज गोखले नेक्स्ट डोर नेबर थे,
ये उनसे मिले थे। ये मतलब ऐसे इंसान थे जो कि 800 रुपये कमाते थे, उनमें से अपने पास सिर्फ 40 रुपीज ही अपने पास रखते थे और सारा ये डिवोट कर देते थे, डिवोशन में दे देते थे पब्लिक पर्पज के लिए। उसके बाद वो मिले थे कथावते से मिले थे, जो कि वहां पे सब जज थे। उसके बाद ही गेव अवे द स्पीच वेयर ही गिव देम ऑफ रानाडे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे रानाडे के बारे में भी उन्होंने स्पीच दिया था। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को अटेंड किया और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे डिसीजन को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद गांधी जी यूज टू सी प्लेस ऑन फुट, यहाँ पे गांधी जी ने देखा था। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे जस्टिस मीटर और सर गुरुदास बनर्जी से भी वो मिले थे, जो कि ही वांटेड इन साउथ अफ्रीका, जिनको ये देखना चाहते थे। इसके अलावा यहाँ पे वो मिले थे राजा सर प्यारी मोहन मुखर्जी से, तो इनसे मिले। उसके बाद वे कालीचरण बनर्जी से भी मिले, जिन्होंने काली टेम्पल्स जाने के लिए कहा था गांधी जी से। तो गांधी जी बहुत इंस्पायर्ड हुए थे और वो गए थे काली टेम्पल को देखने के लिए। बट वहां पे जाके इनको बहुत ज्यादा मतलब पेन फील होता है कि कैसे मतलब वहां पे जो वहां पे शिप थे, जो भेड़ थे, उनकी वहां पे बलि दी जा रही थी काली टेम्पल में। तो उसके बाद वे सिस्टर निवेदिता से बात करते हैं, जो कि उनके मेंशन में रहती थी। कौन से मेंशन में? चौरंगी मेंशन में रहती थी। उसके बाद इनसे मिलते हैं ये। उसके बाद ये पेस्ट्रोनजी से मिलते हैं, जो कि अपने पैलेस में रहते थे। मतलब वो बहुत सारे इंसानों से मिले थे। उसके बाद ये स्वामी विवेकानंद जी से मिले थे, जो कि उस टाइम पे बीमार हुए थे और उन्हें बहुत ज्यादा ही वो वहां पे डिसअपॉइंटेड फील किया था गांधी जी ने, क्योंकि विवेकानंद जी से ये मिल नहीं पाए थे इसी वजह से। तो ये क्वेश्चन हमारा था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मतलब मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए और आपको पता चल जाए कि किस टाइप से हमको एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेक्शन सी। इसमें से हमको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। मतलब यहाँ पे हमको ये टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चन में से हमको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये है कौन से इंग्लैंड में से दिया गया है, जिसे हम बताना है कि मतलब जो यहाँ पे सरकासम और यहाँ पे आयरनी मतलब यहाँ पे राइटर ने यूज की गई है। तो क्या ऐसे में है, क्या आप इससे एग्री हैं? तो हमको यहाँ पे इस बारे में हमारे वाला क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए यहाँ से इसका आंसर है, जो ऑथर है वो एक स्कूल गर्ल है, जो कि इंग्लैंड को एक मैप में देखती है सबसे पहले फर्स्ट टाइम, और उसको जो इंग्लैंड होता है वो लेग ऑफ मटन की जैसे वो उसको यहाँ पे रिमार्क देती है। इसके अलावा वो यहाँ पे मतलब कंपेयर करती है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के मतलब उसके तरीके से वो उसको देखती है लेग ऑफ मटन के रूप में। इसके अलावा यहाँ पे पिंक एंड ग्रीन शेडिंग यहाँ पे की गई थी, जो वो देखती है इसी वजह से। इसके अलावा जो मैप ऑफ इंग्लैंड है वो शो करता है ए बेड ऑफ स्काई ब्लू एंड द बैकग्राउंड ऑफ द मैप हैज मिस्टीरियस येलो यहाँ पे दिखाया गया। मतलब जो राइटर ने मैप को देखा था, जो वहाँ पे इंग्लैंड का मैप था, तो वो कैसा दिख रहा था, तो मतलब वही यहाँ पे दिखाया गया है, उस वाली बात को यहीं पे दिखाया गया है। इसके अलावा जो ऐसे है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे एंगर को दिखाता है, जो कि हमारी जो ऑथर है वो फील करती है कि कैसे मतलब जो कोलोनाइज्ड पीपल्स थे वहां पे उनको परेशान कर रहे थे, वहां के जो मतलब वहां पे जो कोलोनाइजर आए हुए थे वो सब। जो ऑथर होती है वो एक यहाँ पे चाइल्ड होती है, जो कि यहाँ पे मतलब देखती है कि हर चीज वहां पे टोटली मतलब इंग्लैंड के नाम से बिक रही है। इवन वे शूज हो, क्लोथ्स हो, ईटिंग चीज हो, मतलब कोई भी फूड हो, मतलब हर चीज वहां पे इंग्लिश के नाम से या फिर इंग्लैंड के नाम से बिक रही थी। मतलब ये चीज वहां पे बहुत ज्यादा ही इफेक्ट डालती है हमारी ऑथर के ऊपर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और कुछ दिखाया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हो कि मतलब कैसे जो राइटर होती है वो कैसे देखती है कि मतलब कैसे मतलब जो उनकी सिटी है उसके ऊपर इंग्लैंड वालों ने कब्जा कर लिया था और कैसे उनको यहाँ पे परेशान किया जा रहा था। तो इन सब के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
और आपको हेल्प भी मिल रही होगी। हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए वो है कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल मिजरी बाय एंटोन चेखोव। तो देखिए जो ये मिजरी मतलब नाम से हमारी जो ये स्टोरी है ये एंटोन चेखोव ने लिखी है, जो कि इनका मोस्ट फेमस वर्क था ये, जो कि इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं। जो ये स्टोरी है इसमें मतलब दिखाया गया है कि मतलब कैसे मतलब लोग अकेलेपन में रहते हैं, क्या उनकी दशा है, कितनी दयनीय उनकी दशा है। कोई भी पीपल उसको यहाँ पे देखने के लिए या उनसे बात करने के लिए कोई भी पीपल नहीं है, और कैसे वो मतलब चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे। तो मतलब ये स्टोरी इनकी है जिसको मैंने यहाँ पे पूरा मैंने इसकी पूरी समरी चैनल पे करा रखी है, वहां से आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड ऑन कर रखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हो कि जो यहाँ पे जो थीम मिजरी है वो बिल्कुल ठीक दी गई है, क्योंकि यहाँ पे अकेला जो वो इंसान है, यहाँ पे लोना जो नाम से हमारा कैरेक्टर है, उसको यहाँ पे कोई भी मतलब इंसान नहीं मिलता है जिससे वो अपना दुख बयां कर सके या जिसको बता सके कि पिछले हफ्ते ही उसके बेटे की डेथ हुई है। मतलब उसको कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं मिलता जो उसकी बात सुने या जिसके साथ वो अपने इस ग्रीफ को वो शेयर कर सके। मतलब यहाँ पे उसके अकेलेपन को दिखाया गया है और साथ साथ उसकी दशा को भी दिखाया गया है। तो इसको आप पढ़ सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा देखिए ये है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स रसेल चाइल्डहुड आफ्टर रीडिंग हिज ऑटोबायोग्राफी। कि हमने रसेल की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद हमको कैसा लगा कि जो उसका चाइल्डहुड है वो कैसा रहा। तो इसके बारे में हमारा ये वाला क्वेश्चन रहने वाला है, इसको हम अभी करते हैं। देखिए तो देखिए जो रसेल था, जो उसका बचपन था वो बहुत ही मतलब लोनली अकेला था, और वो मतलब अपना टाइम पास करने के लिए वो ट्रीज और फ्लोर के साथ वो खेलता था या वहीं पे वो घूमते रहते थे। इसके अलावा जो मतलब ये मतलब इनका जो एज थी वो बहुत कम थी, लेकिन उसके अलावा भी मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये छोटे बच्चे थे अपनी एज के अकॉर्डिंग, और ये मतलब इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स को लेके, और मतलब हमेशा ही मतलब लगे रहते थे कुछ ना कुछ मतलब नया कुछ करने में, और इनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी या इनको बहुत ज्यादा इच्छा थी इनकी बहुत ज्यादा पढ़ने की, और जो इनकी मेमोरी थी वो बहुत ज्यादा शार्प थी। इसके अलावा इनकी मेमोरी मतलब लॉट्स ऑफ मेमोरी स्टोर्ड इनके माइंड में, बहुत सारी पहले की जो भी बात थी वो सारी बातें इनके माइंड में अच्छे से स्टोर थी। इसके अलावा जो इसकी ग्रैंड मदर थी, मतलब ये ऑर्फन थे, जिसके जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद इनके मतलब जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने इसको संभाला था, लेकिन जब ये 6 साल के थे तो उनके ग्रैंड फादर की भी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद जो इसकी ग्रैंड मदर होती है वो इसको पालती है, बट इसको मतलब अपने ग्रैंड मदर का इनको बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसके अलावा देखिए इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था ज्वाइन द वॉर को यहाँ पे ज्वाइन करने से। इसके अलावा भी देखिए इन्होंने मतलब यहाँ बहुत सारे काम किए थे। इनकी जो मेमोरी थी वो फेड नहीं होती थी टाइम के साथ, बल्कि और ज्यादा वो क्लियर हो जाती थी। मतलब ये इनकी चाइल्डहुड के बारे में है। इसकी भी आपको मतलब पूरी समरी मिल जाएगी चैनल पे, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो ये हमारा क्वेश्चन था रसेल के चाइल्डहुड के बारे में। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए क्या है। लॉरेंस स्पीच डिस्प्ले बोथ हर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब यहाँ पे जो लॉरेंस है उन्होंने अपने स्पीच में डिस्प्ले किया है सेंस ऑफ ह्यूमर और पैथोस दोनों को। मतलब क्या आप एग्री हो इस बात से? तो यदि हम एग्री हैं तो हम उसके लिए रीजंस देंगे। देखिए अब हमारा आंसर इसका, तो ये क्वेश्चन है, ये हमारा माई फाइनल आवर्स में से लिया गया है, जो कि लॉरेंस ने लिखा था, जिसमें मतलब दिखाया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे कंसर्न्ड है अबाउट ह्यूमैनिटी और कैसे लोग सफर कर रहे हैं, ये चीज दिखाई गई है। इसके अलावा कैसे दिखाया गया है कि लोग जो है वो न्यूक्लियर डिसमेंटमेंट में लोग बिजी हैं, सोशल जस्टिस और एनवायरमेंटल प्रोजेक्शन कोजेस के बारे में लोग कैसे मतलब इन्वॉल्व हुए हैं, कैसे वो मतलब कंसर्न है, कैसे वो कमिटमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोशल कोजेस को लेके। इसके अलावा भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि मतलब इन्होंने यहाँ पे दोबारा से बताया है कैसे मतलब होलोकास्ट हुआ था यूरोप में, कैसे मतलब जो यहाँ पे बहुत सारे जो
जैस मतलब लोग थे उनको यहाँ पे मारा गया था। ये चीज भी उन्होंने यहाँ पे दिखाई है। इसके अलावा भी उन्होंने यहाँ पे मतलब ये चाहते हैं कि हर लोग मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो सोशल कोज को लेके बात करे कि क्या रीजन है जो हमारा मतलब जो एनवायरमेंट है वो कैसे इफेक्ट हो रहा है या कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने अपने स्पीच में कही थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे स्पीच के एंड में उन्होंने क्या कहा था कि जो इंडिविजुअल्स है वो अपनी लाइफ को अच्छे से जिए और वो अपने वर्ल्ड्स को बचाने में वो सबकी हेल्प करे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हमको एक्सप्लेन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द ब्लैक्स इन अमेरिका एंड पोर्ट्रेड इन 12 मिलियन ब्लैक वॉइस। मतलब जो 12 मिलियन ब्लैक वॉइस में कैसे दिखाया गया है कि जो ब्लैक थे उनके अमेरिका में क्या कंडीशन थी, कैसे उनकी मतलब वहां पे मिजरेबल स्थिति थी। तो वो चीज हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को अभी। देखिए द ब्लैक पीपल विद देयर डार्क स्किन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उनको क्या कहा जाता था? नेग्रोज उनको कहा जाता था। और यहाँ पे मतलब उनकी लाइफ थी वहां पे वो रेगुलेट थी बिल्कुल। इसके अलावा जो यहाँ पे जो उनका सोशल स्टेटस था उनको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती थी ड्यू टू व्हाइट पीपल्स के कारण। इसके अलावा उन्होंने मतलब उनकी जो डेली एवरीडे की उनकी लाइफ थी वो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सचेंज हो चुकी थी। मतलब इनके साथ यहाँ पे कहने की बात क्या है कि इनके साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे पार्टीशन किया जाता था। मतलब यहाँ पे उनके साथ उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा देखिए जो ब्लैक पीपल्स थे वो यहाँ पे गरीबी में या फिर दास्ता में रहते थे। मतलब ये वो उनको यहाँ पे स्लेवरी करनी पड़ती थी व्हाइट पीपल्स की, वो भी बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए। इसके अलावा जो सोशल स्लेवरी थी हैज डन ए ग्रेट रॉन्ग बात मतलब काम कराया जाता था टू द ब्लैक पीपल्स के द्वारा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो 12 मिलियन ब्लैक पीपल्स इन द यूएस के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब दिखाया गया है कि कैसे मतलब 3/4 जो थे लोग वहां पे जो पॉपुलेशन के थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। मतलब कि मतलब इन्होंने अपनी जमीन को यहाँ पे किराए पे दे दिया था व्हाइट पीपल्स को। इसके अलावा यहाँ पे डे लेबर्स भी थे क्योंकि वो अपनी जमीन के खुद के मालिक वो नहीं रह गए थे। इसी वजह से यहाँ पे कुछ फसल वगैरह या फूल वगैरह भी उगाते थे अपने खेतों में, जिसका उनको प्रॉफिट अपने उन ओनरों को देना पड़ता था जो कि उनके मालिक बन गए थे उनके खेतों के। इसके अलावा देखिए मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोगों ने सही है, नेग्रोज लोगों ने जो कि अमेरिका में रहते थे उन्होंने बहुत कुछ इन्होंने सहा है अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे आज आपको ये क्वेश्चन पेपर कराया है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही हो ये वीडियो। तो आज मैंने आपको BEASY 141 जून 2023 का जो ये हमारा पेपर था अंडरस्टैंडिंग प्रोज का, तो मैंने आज आपको ये पूरा यहाँ पे सोल्व करा दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहे मेरा कंटेंट। यदि आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।